नमस्कार साथियों। हमने पिछली कक्षा में यूनिवर्सिटी जो था ज्योग्राफी गेस पेपर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और उसमें जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। इसका टेस्ट टेलीग्राम चैनल जो कि हम इस वीडियो में डाल देंगे, अब उस पर जाके ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके माध्यम से आप अपनी रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि भारत जो है संपूर्ण विश्व में किस प्रकार की नीति रखता है। गुणनिरपेक्षता की नीति, या अमेरिका की से दोस्ती है, या चीन से दोस्ती है, या सोवियत संघ से दोस्ती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन संख्या ए होगा। यानी कि भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति रखता है, यानी कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ प्रारंभ में दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो गए। उसके बाद इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप खड़ा किया और इन्होंने एक अलग ग्रुप खड़ा किया। इनके ग्रुप का नाम था नाटो, जो कि अभी भी जिंदा है। और इन ग्रुप का नाम आप कमेंट में बताइएगा, इन ग्रुप का क्या नाम था। इन्होंने नाटो की स्थापना करी 1949 में। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य शामिल है। अमेरिका ने नाटो खड़ा किया और अभी भी यह चल रहा है नाटो, परंतु भारत उस समय आज़ादी हुआ था, उन्होंने किसी भी गुट में या किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया? 1948 में, या 1962 में, या 1965 में, या 1971 में? तो चीन जो है 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। उससे पहले भारत और चीन भी अच्छे मित्र थे। 1954 में दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, उसका नाम था पंचशील समझौता, जो कि 5 बातों पे समझौता हुई थी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस प्रकार की बातें हुई थी। परंतु चीन धोखे से हमारे ऊपर 1962 में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? यानी कि लोकसभा में एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी के लिए, अनुसूचित जाति बोले तो एससी। माफ कीजिएगा, हमें लिखने में परेशानी हो रही है अभी। तो लोकसभा में जो है एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित है वह है 47, और एसटी के लिए बात की जाए तो वह है 84। एसटी के लिए लोकसभा में 84 सीट आरक्षित है और एससी के लिए 47 सीट आरक्षित है। और लोकसभा में टोटल सीट होते कितने हैं? तो 543 होते हैं, 543। और दो जो थे, पहले 545 होते थे, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, परंतु हाल ही में संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बिल लाए थे, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब लोकसभा में दो जो थे मेंबर एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत किए जाते थे, वह अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 240। यानी कि अनुच्छेद 240 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? पाकिस्तान को, या नेपाल को, या चीन को, या श्रीलंका को? तो नाथुला दर्रा जो है भारत और
चीन को जोड़ता है। नाथुला दर्रा दरअसल देखिएगा, मैप के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल ई बोर्ड हमने कोई उतना यूज़ किया नहीं, अगर गलत भी बनेगा तो माफ़ कीजिएगा। तो नाथुला दर्रा जो है दरअसल यहाँ है, यहाँ पे है नाथुला दर्रा। इधर साइड जो है, हमारे इधर साइड चीन बसा हुआ है, इधर साइड चीन बसा हुआ है और नाथुला दर्रा यहाँ पे है। तो यहाँ ऑब्वियसली जो है भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चीन होगा। अगर पूछेगा कि नाथुला दर्रा है किस राज्य में, तो यह सिक्किम में है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब जो होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी 1975 के दौर में लाई थी। 1975 में लाई थी कि सबको पेयजल मिलेगा, गरीबी दूर होगी, परंतु इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ध्यान रखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम कौन लाया? तो इंदिरा गांधी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये ऑप्शन क्या होगा? ये लोकसभा अध्यक्ष, ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा प्रधानमंत्री होगा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में करते हैं। और नाम होता है किसका? नाम मात्र के ये होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति इसमें निहित होती है। यानी कि कोई भी समझौता करेंगे प्रधानमंत्री और सिग्नेचर या आखिरी रूप इनका होगा। अब पूछेगा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेना का, यानी कि जो थल सेना है, जल सेना है, स्थल सेना है, वायु सेना है, उसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है यह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? उसका सही आंसर जो होगा प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है, प्रमुख ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, असम में या सिक्किम में? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैकमोहन रेखा का गठन वर्ष 1914 में किया गया था, ये ध्यान रखना। जैसे मैकमोहन रेखा के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा है। वैसे ही जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन यानी कि शून्य रेखा किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संविधान के किस भाग में संविधान को आत्मा कहा गया है? मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या मूल कर्तव्य को? तो आपने संविधान के भाग पढ़े होंगे कि
कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने भाग है? 22 भाग हैं। और अनुसूची 12 अनुसूची है। अनुसूची कितने हैं? 12 है। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है, परंतु अभी जो है वर्तमान में 450 प्लस हो गए हैं। गणना की दृष्टि 450 प्लस है, लेकिन वास्तव में संविधान में इतना ही है, 395। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने इसे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था संविधान का आत्मा। ये आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। ये आप बताइएगा कमेंट में करके, संविधान का आत्मा कहा था। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, पूरे प्रश्न को आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? एकल आयामी परिघटन है या बहुआयामी परिघटन है? तो इसका सही आंसर जो होगा बहुआयामी परिघटन है। यानी कि बहुत सारे देश यानी कि बहुत सारे देश आपस में व्यापार करते हैं, यानी कि बहुआयामी परिघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ध्यान में रखिए, आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न कम पढ़ने के या टाइम आपके पास पूरा रहता है, लेकिन आप लोग प्रश्न पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से आप गलत करके आ जाते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अरबी है, जापानी है, स्पेनिश है, चीनी है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा जापानी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यतः 6 भाषा है, 6 आधिकारिक भाषा है, मुख्यतः 6 आधिकारिक भाषा है। एक तो हो गया अरबी, स्पेनिश, चीनी, उसके बाद है अंग्रेजी, उसके बाद हो गया रूसी। कितने हुए? 5 हुए। एक और अंग्रेजी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, उसके बाद फ्रेंच है। तो 6 आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। यूएनओ की मुख्यतः पूछेगा कि यूएनओ की मुख्यतः कितनी आधिकारिक भाषा है? तो 6 है। हिंदी है? तो बिल्कुल नहीं है, हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? यानी कि भारत में जो राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तो इसका सही आंसर होगा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। पहले भाषा के आधार पर गठन ना होने के कारण बहुत सारे राज्य जो है आपस में कलेश करने लगे। उसके बाद 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश के लिए जान गंवाने वाले जो व्यक्ति थे वह पोट्टी श्रीरामुलु थे। उन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद संपूर्ण आंध्र प्रदेश में इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद सरकार को बात माननी पड़ी और 1953 में ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मान्यता दी गई और 1953 में ही भाषाई आयोग का गठन किया गया था। आप ध्यान में रखिएगा कि भाषाई आयोग कब बना, यानी कि सरकार ने एक आयोग बनाया कि जांच कीजिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भाषाई आयोग बना कब? 1953 में ही बना। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया सरकार को कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद भाषा के आधार पर सारे राज्य की गठन किया गया। और भाषाई आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे? अब बताइएगा। 3 व्यक्ति थे, इनमें 3 व्यक्ति थे।
आप बताइएगा कमेंट में कौन कौन तीनों थे। सारे प्रश्न जितने भी पूछे जा रहे हैं आप कमेंट में करके बताइएगा कि कौन कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में 1946 में अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? यानी कि 1946 में अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था वह किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है इंग्लैंड से भारत में अंतरिम सरकार का गठन करने आई थी, वो 1946 में ही आई थी। इनमें भी कुल 3 सदस्य थे। पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। एक ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स ये तीनों जो है भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए आए थे और 1946 में आए थे। 1946 में। ध्यान रखिएगा, आप वॉइस को सुनिए, थोड़ा लिखावट में हमें दिक्कत हो रही है। और पूछेगा कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। ये भी आया था बात करने की, हाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी 1939 से लेकर के 45 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को बहला फुसला के तो ले गया था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु किया कुछ नहीं। उसके बाद जो है 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की आवश्यकता पड़ी, तो भारत के राजनेताओं से समझौते की बात की अंग्रेजों ने, परंतु भारतीय नहीं माने। उसके बाद समय समय पे उन्होंने अपने मिशन भेजते थे, परंतु हुआ कुछ नहीं। और लास्ट में कैबिनेट मिशन जो है कहा कि हम जैसे ही युद्ध जीतेंगे उसके बाद आपको जो है सत्ता सौंप दी जाएगी। तब जो है भारतीय नेता तैयार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका सही आंसर 1952 होगा। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 51 में प्रारंभ हुई थी दिसंबर के महीने में और 52 में खत्म हुआ, तो इसका सही आंसर 1952 में भी होगा। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 52 में। तो 1946 में जो गठन हुआ था, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यानी कि 47 से लेकर के लगभग 1951 तक बिना चुने हुए प्रतिनिधि ही, यानी कि मनोनीत सदस्य ही शासन चला रहे थे। और चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। 51 नहीं मारिएगा, ऑप्शन में रहे तब भी 51 में प्रारंभ तो हुआ था, लेकिन असल में सही इसका आंसर होगा 1952। ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत को संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो ये तो सब जानते हैं। अरे, भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो इसका अगर बुक में हो भी तो आप गलत कीजिएगा। ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर बुक में हो भी तब भी आप नहीं मारिएगा। इसका सही आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950 को। अगर कोई कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था तो ये गलत है। असल में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, परंतु स्वीकार या संविधान लागू होगा तो ये 1950 को होगा। अब पूछेगा भारतीय संविधान को किस वर्ष अंगीकार किया गया था? तो ये होगा, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। या फिर पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? तो इस तिथि को बनकर तैयार हो गया था। ध्यान रखिएगा। या तो आज़ादी जानते हैं कि आज़ादी इसी वक्त हुई थी, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी मंडल, भूमेश्वर मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। तो मंडल आयोग जो है भारतीय संविधान में ओबीसी जो आते हैं BC2 यानी कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक आयोग बना था। उस आयोग का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं को हम BP मंडल के नाम से जानते हैं। पूछेंगे मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो ओबीसी को संविधान में छूट की बात की गई थी सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इसका आंसर आप लोग जानते ही होंगे, केरल होगा। केरल जो है भारत का पहला राज्य है जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना की गई थी, यानी कि कांग्रेस के अलावा लगभग 1957 में बनाई गई थी। एक बार आप गूगल कर लीजिएगा कि क्या हम सही हैं। तो 1957 में ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 के दौर में। और एम नंबूदिरीपाद थे, नंबूदिरीपाद जो कि केरल में गैर कांग्रेसी सरकार के मंत्री थे, यही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या जनता में? तो भारत की संप्रभुता या सॉवरेनिटी जो है जनता में निहित है। संप्रभुता का सीधे सीधे अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि जैसे घर में आपके गार्जियन होंगे, घर में आपके कोई भी चीज होगा तो आता है वहाँ निर्णय लेने की क्षमता है किसमें? पापा में होगा या मम्मी में होंगे, तो उसी को सॉवरेनिटी या संप्रभुता कहा जाता है। तो भारत के संविधान के अनुसार कहा गया है कि संप्रभुता या निर्णय लेने की क्षमता किसमें है? तो ये जनता में है। जनता ही जो है अपने नेताओं को चुनती है। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता से है। आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को, आगे तो पढ़े होंगे, तो इसमें है। बताइए जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं कि आप कमेंट में करके बताइएगा, एक एक करके।